हेलो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की सोशल साइंस की हिस्ट्री की बुक। नाम तो आपने सुना ही होगा, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2, यानी क्लास 10th की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक। अब इस बुक में जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये इस चैप्टर के फ़ोटोज़ इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, क्वेश्चंस भी बनते हैं। हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है व्हाट इज़ नेशनलिज्म, तो आपको नेशनलिज्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और इस चैप्टर में, इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ये फ़ोटो। इस फ़ोटो को कभी 1 मार्क कर फ़ोटो रिकग्निशन वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके अलावा कभी कभी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देने के लिए भी आ जाता है 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके 1 मार्कर क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहले आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि इस चैप्टर में बताइए इस फ़ोटो के पेंटर कौन है। ये जो पेंटिंग है इसके पेंटर कौन है, तो ध्यान रखना है आपको। इसके पेंटर हैं फ्रेडरिक सॉरियो। मेरे साथ रिपीट करो, फ्रेडरिक सॉरियो। क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछते हैं कि हु वॉज फ्रेडरिक सॉरियो, तो आपको आंसर लिखना है ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। तो फ्रेडरिक सॉरियो ने ये पेंटिंग 1848 में बनाई थी एंड ही वॉज फ्रॉम फ्रांस। इस पेंटिंग का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं, जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पेंटिंग। सो आपको याद रखना है ये पूरा नाम, वो किसी भी पार्ट को पूछ सकते हैं, जैसे द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स या फिर द पैक्ट बिटवीन नेशंस, राइट। सो ये तो रहे 1 मार्कर क्वेश्चंस। अब इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कभी कभी वो बनता है 3 मार्कर कि डिस्क्राइब दिस इमेज। तो अगर एग्ज़ाम में आपको इस फोटो को डिस्क्रिप्शन में लिखने के लिए आता है 3 मार्कर्स में या कई बार 2 मार्कर्स में, तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे इस पैराग्राफ की हेल्प से। अब आप इस इमेज को देख भी सकते हो इजीली। इस इमेज में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, जैसे आप देख सकते हो कि सबसे पहले इस इमेज में हमारे पास है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ख़ास बात क्या है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी हमें बताता है फ्रीडम के बारे में। सी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। जो भी कंट्रीज़, ये सब कंट्रीज़ के लोग हैं, अलग अलग देशों के लोग हैं, वो लोग आ रहे हैं और इस स्टैचू के सामने अपना अपना ट्रिब्यूट दे रहे हैं, इसके सामने होमेज ऑफर कर रहे हैं, because they want to show their respect towards liberty, right? So what is the importance of Statue of Liberty? This Statue of Liberty shows the power of freedom, liberty, जो बहुत लंबे मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स के बाद कंट्रीज़ के लोग फील कर पा रहे थे। अच्छा, ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत सारे एंजल्स हैं, गॉड्स हैं, जीसस क्राइस्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे, और साथ में एक वर्ड लिखा हुआ है फ्रेटरनाइट। फ्रेटरनाइट एक फ्रेंच वर्ड है जो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसका मतलब ये है कि इस इमेज के थ्रू पेंटर ये कहना चाहता है कि पूरी दुनिया के सारे भी जितने भी गॉड्स हैं, एंजल्स हैं, सब लोग फ्रेटरनाइट हो चुके हैं, फ्रेटर्निटी में आ चुके हैं, एक साथ भाईचारे के साथ आ चुके हैं, राइट। उनका भी आशीर्वाद इस पूरे इंसिडेंट को मिल रहा है, ठीक है। अब इस पर हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी कंट्री है, वो इस पूरे इस डिस्क्रिप्शन में हम लोग देखेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और इसको समझेंगे भी। सो रीड विद मी। इन सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम के लिए पेंटिंग कब बनाई गई, 1848 में। किसने बनाई, फ्रेडरिक सॉरियो। कौन था वो, फ्रेंच आर्टिस्ट। इसने एक सीरीज़ ऑफ 4 पेंट्स बनाई है। ये एक पेंटिंग नहीं थी, ये सीरीज़ ऑफ 4 पेंट्स थे, जिसमें उसने एक इमेजिनरी दुनिया बनाने की कोशिश की है, राइट। सो एग्ज़ाम में आपके पास कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म यूटोपिया, बिकॉज दिस इमेज शोज अबाउट एन यूटोपियन विजन of Frederick Soriot. So what is utopia? Utopia is nothing but a vision of society that is so ideal. वो इतना अच्छा है, इतना आइडियल है कि रियलिटी में वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सो
इस तरह की दुनिया, इस तरह का वर्ल्ड जहाँ पे सब लोग एक साथ मिलके लिबर्टी के सामने झुक रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर सिचुएशन है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं यूटोपियन विज़न, राइट। आगे बढ़ते हैं ना। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रिंट है इस पेंटिंग का, वो बताता है पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। हर तरह के लोग, हर तबके के लोग, हर ग्रुप के लोग, मेल हो चाहे फीमेल हो, सब लोग आ रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, एक रैली सी फॉर्म कर रहे हैं, और उसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने आकर वो होमेज ऑफर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो आर्टिस्ट हैं फ्रेडरिक सॉर्यू, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो लिबर्टी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक नारा बुलंद हुआ था, उसके बारे में वो बात करते हैं, जहाँ पे लिबर्टी को एक फीमेल फिगर की तरह शो किया जा रहा है, राइट। तो उसी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को यहाँ पे शो किया गया है। अच्छा, एक और चीज़ कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको बताना है बहुत केयरफुली। इस इमेज को अगर देखने के बाद आप बता भी सकते हो दैट यहाँ पे इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, राइट। सो एक हाथ में है उनके टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, यानी ज्ञान का टॉर्च, एक ऐसी लाइट, एक ऐसा टॉर्च जिसमें एनलाइटमेंट निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, ओके। और दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, यानी कि लोगों के, व्यक्तियों के अधिकारों का ये चार्टर है, ओके। नाउ ऑन द अर्थ, अगर आप ज़मीन पे इसके सामने देखो, इस स्टैचू के सामने ज़मीन पे अगर आप देखो, तो आप पाओगे कि यहाँ पे बहुत सारे ये इमेजेस, ये बहुत सारी चीज़ें नीचे शैटर्ड हैं, टूटे हुए चीज़ें पड़ी हुई हैं। व्हाट डज दिस शो? दिस शोज the remains of symbols of absolutist institutions, यानी कि वो सारे institutions जो absolutist रहे हैं, मतलब जिनके पास बहुत सारी पावर है, अनकंट्रोल्ड पावर है, और ऐसे ऐसे साम्राज्य, ऐसे ऐसे राजा, ऐसे ऐसे महाराजा, ऐसे ऐसे मोनार्क्स शटर हो चुके हैं, टूट चुके हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने बिखर चुके हैं, राइट। सो यहाँ से आपके लिए एब्सोल्यूटिस्ट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ फ्रेडरिक सॉर्यू के यूटोपियन विज़न में ये चीज़ दिखाई गई है कि पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस, लेकिन हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं? इनके फ्लैग्स के थ्रू। आप ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग्स हैं, अलग अलग देशों के, अलग अलग कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं, आप इनको देख के समझ सकते हो। नाउ इसमें सबसे पहले कौन सी कंट्री, ये भी एक बार बोर्ड एग्जाम में 1 मार्कर में क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहले कौन सी कंट्री है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो सबसे पहले कौन लीड कर रहा है इस प्रोसेशन को, इस मार्च को? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद कौन है? स्विट्ज़रलैंड। सेकंड नंबर पे आप देखें तो स्विट्ज़रलैंड है, जो कि इस टाइम तक एक नेशन स्टेट बन चुका है। अब ये जो टर्म है नेशन स्टेट, ये भी बच्चों एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेशन स्टेट क्या होता है अभी हम समझेंगे इसको विद डेफिनेशन। उसके बाद अब देखो तो फ्रांस है, जो जिसे आप उसके ट्राई कलर से पहचान सकते हो। याद है क्लास 9th का फ्रेंच रेवोल्यूशन, जहाँ पे हमने समझा था कि फ्रांस ने कौन सा फ्लैग को अडॉप्ट किया था बच्चों? ट्राई कलर को। जैसे हमारा तिरंगा है इंडिया का, वैसे ही फ्रांस का भी तिरंगा है 3 रंगों वाला। उसके बाद फॉलो करता है जर्मनी, जिसे आप पहचान सकते हो ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग से। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, इस टाइम तक देखो ये जो आर्टिस्ट होते हैं कितने विजनरी होते हैं, ये लोग फ्यूचर कितना देख सकते हैं। इस टाइम तक जर्मनी एक कंबाइंड कंट्री बनी ही नहीं थी, लेकिन फ्रेडरिक सॉर्यू ने ये चीज़ पहले ही इमेजिन कर ली थी कि जर्मनी जैसी एक कंट्री बनेगी जहाँ पे एक यूनाइटेड एम्पायर बनेगा अंडर द नेम ऑफ सॉवरेन जर्मनी, राइट। सो उस समय तक ये एज अ यूनाइटेड नेशन था ही नहीं, ये बहुत सारे पार्ट्स में बटा हुआ था, लेकिन फ्रेडरिक सॉर्यू ने इसको पहले ही इमेजिन कर लिया था। सो दिस इज़ द पावर ऑफ आर्टिस्ट। नाउ यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, एंड वो है कि
एक आर्टिकल, एक नोट लिखा था, एक स्पीच दिया था अर्नस्ट रेनन ने, जिसका नाम था क्वेस्ट क्वेन नेशन, यानी कि इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड व्हाट इज़ अ नेशन। अब ये क्वेश्चन आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा, बट सोर्स बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार ये पैराग्राफ आ जाता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन क्या बनेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि व्हाट इज़ प्लेबिसाइट, ये नीचे वर्ड दिख रहा है, एक्सप्लेन वर्ड, प्लेबिसाइट क्या होता है। तो देखो बच्चों, जैसे किसी को अगर आपको इलेक्ट करना होता है, कहीं पे हमें इलेक्शन में किसी को इलेक्ट करना होता है, तो उसके लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप अपने लीडर्स को इलेक्ट करो तो उसे हम इलेक्शन कहते हैं, या अगर आप किसी मुद्दे पे इलेक्शन दे रहे हो, किसी मुद्दे पे वोट दे रहे हो, कि जैसे ब्रिटेन ने दिया था कि उसे यूरोपियन यूनियन में रहना है या नहीं है, या किसी भी मुद्दे पे अगर आप वोटिंग दे रहे हो तो उसको हम लोग प्लेबिसाइट कहते हैं। समझ में आया? यानी अगर हम लीडर्स को इलेक्ट करते हैं तो उसे इलेक्शन कहते हैं, और किसी मुद्दे को इलेक्ट करते हैं तो उसे हम प्लेबिसाइट कहते हैं, राइट। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखना। सो व्हाट इज प्लेबिसाइट, लेट्स रिपीट विद मी। A direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal। कोई ये proposal है जिसे आप accept करना चाहते हो या reject करना चाहते हो, उसी को करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं plebiscite term का। तो ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन याद रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस एक ये पैराग्राफ देगा और आपसे इसके बेस पे क्वेश्चन पूछेगा। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी की बात, तो क्या सीक्वेंस बन रहा है, सबसे पहले है यूएस, उसके बाद है स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद है फ्रांस, उसके बाद है जर्मनी, और उसके बाद अगर आप देखो तो वहाँ पे है ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट्स ऑस्ट्रिया, ओके, ऑस्ट्रिया है। उसके बाद किंगडम्स ऑफ 2 सिसिली हैं, लोम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी है, रशिया है। ये सब कंट्रीज़ एक सीक्वेंस में आ रही हैं, प्रोसेशन में, मार्च में, और सर्च ऑफ लिबर्टी के सामने अपना होमेज ऑफर कर रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आपको गॉड्स के बारे में बताया, वो बात आगे लिखी है, दैट फ्रॉम द हेवेंस अबव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। वो भी इसको आशीर्वाद दे रहे हैं, इस मोमेंट को, इस अपनी फ्रेटर्निटी को शो कर रहे हैं, राइट, कि पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के गॉड्स सब एक हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें समझना इंपॉर्टेंट है एक चीज़ कि व्हाट इज़ अ नेशन स्टेट। जैसा अभी हमने समझा ना कि जर्मनी एक नेशन स्टेट नहीं बना था उस टाइम पे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ अ नेशन स्टेट। तो आपको याद रखना है 1 मार्कर के लिए, व्हाट इज़ अ नेशन स्टेट, इट इज़ अ एनी नेशन, एनी कंट्री वेयर मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ आर टेकिंग प्लेस, राइट। जहाँ पे एक नेशन स्टेट में मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स, केवल रूलर नहीं, जो मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन्स हैं वो भी, और बाकी लोग भी, माइनॉरिटी वाले सब लोग मिलकर दे कम टुगेदर एंड डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड अ शेयर हिस्ट्री और डिसेंट। तो ये भी आपको एग्जाम में याद रखना है, व्हाट इज़ नेशन स्टेट। तो एक ऐसा नेशन स्टेट, एक ऐसा देश जहाँ पे सब लोग, फॉर एग्जांपल इंडिया, यहाँ पे हर धर्म के लोग, हर रिलीजन के लोग, हर कास्ट के लोग, हर भाषा को बोलने वाले लोग, दे ऑल केम टुगेदर एंड दे फॉर्म्ड अ नेशन कॉल्ड इंडिया। सो हमारा देश भी एक नेशन स्टेट होगा, ओके। सो बाय दिस लेट्स फिनिश दिस टॉपिक 1। इसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। प्लीज़ बी विद मी। हम इसको बहुत, चैप्टर को बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे समझ के पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम से बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।